बायोलॉजी का हम लघुतरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर है जीवों का जनन। इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीव के मरने से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव का जीवन अवधि या जीवन का काल कहलाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवों की जीवन अवधि कुछ ही दिनों की होती है और कुछ जीव कई हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तितली का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह। कुछ वृक्ष जैसे सिकोया वृक्ष का जीवन अवधि होता है 3 से 4000 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है, इसमें जनन से आप क्या समझते हैं? जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, जनन जीवों की वह क्षमता है जिससे वे अपनी ही समान छोटे से जीव को जन्म देते हैं। अपनी ही समान छोटे से जीव को जन्म देते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है, और जब दो विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इस विधि को लैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे में गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़ आदि में मध्य चक्र पाया जाता है। इस प्रकार का चक्र जब प्राइमेट में पाया जाता है, प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है तो उसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बंदर, गोरिल्ला, मनुष्य, ये सब में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय प्राणियों, शैवाल, मछली, मेढक, जेलीफिश, सी स्टार, सीप आदि में बाह्य निषेचन होता है। जब युग्मक संलयन जीव शरीर के अंदर होता है तब इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, पादप में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजियों तथा आवृत बीजियों में आंतरिक निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, एक लिंगी तथा द्विलिंगी में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान होते हैं तो उस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तथा जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर विद्यमान हो तो उस प्रकार के पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहेंगे। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, युग्मक संलयन नए जीव के बनाने के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है।
इसके कुछ उदाहरण है जैसे मधुमक्खी, रेडियो सर्फ, पक्षी तथा कुछ छिपकलियाँ। अगला प्रश्न हमारा, युग्मक स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, नर युग्मक चलनशील होते हैं तथा मादा युग्मक स्थानबद्ध होते हैं। मतलब नर युग्मक गति करता है और मादा युग्मक एक स्थान पर रहता है। कुछ शैवालों तथा कवक में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक चलनशील होते हैं। चलनशील युग्मकों को गति प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल माध्यम का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जीवों में लैंगिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पौधों में नर व मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उन्हें उभयलिंगाश्री कहा जाता है। जैसे मक्का, रेड़ी हो गया, उड़हुल हो गया, नारियल आदि। जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर विद्यमान होते हैं तब उन्हें एक लिंगाश्री कहा जाता है। जैसे खजूर, सहतूत, भांग, पपीता आदि। अगला प्रश्न हमारा, मध्यचक्र और ऋतुस्राव में अंतर स्पष्ट करें। मध्यचक्र और ऋतुस्राव में अंतर स्पष्ट करें। तो एक साइड हमारा मध्यचक्र और एक साइड हमारा ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव चक्र यह केवल मानव एवं प्राइमेट्स मादा स्तनधारियों में पाया जाता है और यही मध्यचक्र यह अधिकांश मादा स्तनियों में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र, इस चक्र के अंत में रुधिर स्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र में रुधिर स्राव होता है। मध्य चक्र में इसमें रुधिर का स्राव होता है, इसमें भी रुधिर का स्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र में अगला है, इसमें गर्भाशय को एंडोमेट्रियम स्तर का ऊतक नष्ट होकर रुधिर के साथ शरीर से बाहर आता है। वही मध्यचक्र में है, इसमें गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का पतन तो होता है परंतु यह गर्भाशय में ही अवशोषित कर लिया जाता है। ऋतुस्राव चक्र में कामोन्माद में चक्रीय परिवर्तन नहीं होता है। मध्यचक्र में इसमें मादा जनन अंगों कामोन्माद में चक्रीय परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणोद्भव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस प्रक्रिया में जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदीकरण में कोशिकाओं का एक समूह कुछ रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये ऊतक अंगों की रचना करते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर से हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका पहला प्रश्न हमारा, असंग जनन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर, अनेक पौधों में लैंगिक जनन की समस्या सामान्य विधि को अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात युग्मकों के संलयन के बिना ही इसमें नई संतति का विकास हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। विंकलर 1908 के विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन का एक ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण बस युग्मक संलयन न हो एपिमिक्सिस कहलाता है। ये जातियां एपिमिक्टिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थ फल तथा आभासी फल में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है तो उस फल को यथार्थ फल कहते हैं या सत्य फल कहते हैं। यथार्थ फल या सत्य फल कहते हैं। परंतु कुछ पौधों जैसे सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि में फल की रचना में पुष्पासन या बाह्य दलपुंज का महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। इस प्रकार के फल को कूट फल या आभासी फल भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कूट फल के बारे में सदुदाहरण बताएं। उत्तर है, कुछ पौधों में फल का निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन और दलपुंज आदि भी भाग ले लेते हैं। ऐसे फलों को आभासी फल या कूट फल कहते हैं। सेब भी एक आभासी फल है क्योंकि इसके बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी भाग ले लेता है। अधिकतर पुष्प फूल के अंडाशय ओवरी से विकसित होते हैं। ऐसे फलों को सत्य फल ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निषेचन का क्या महत्व है। उत्तर, द्विनिषेचन का क्या महत्व है। उत्तर, द्विनिषेचन का आवृत्त बीजी पौधों में विशेष महत्व है। यदि पौधों में केवल संयुग्मन होता है और त्रिसंलयन नहीं हो तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा और उसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा या बीज भ्रूणहीन होगा। दूसरा, द्विनिषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष को ही भोज्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। भोज्य पदार्थ के रूप में भ्रूणपोष को उपलब्ध कराया जाता है। भ्रूणपोष में मातृ एवं पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं अतः भ्रूणपोषीय कोशिकाओं में संकर ओज के कारण शरीर क्रियात्मक अक्रियात्मक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वायुपरागित फूलों की क्या विशेषताएं होती हैं। वायुपरागित पुष्पों में 4 अनुकूलन बताएं। उत्तर, वायुपरागित पुष्पों की विशेषताएं। पहला, ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। वायुपरागित पुष्प क्या होते हैं? भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा, मकड़ ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। वायुपरागित पुष्पों में मकड़ ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। ये प्रायः छोटे होते हैं। परागकणों की संख्या अनगिनत होती है। वायुपरागित फूल जो होते हैं उसमें परागकणों की संख्या अनगिनत होती है। वर्तिकाग्र, रोएदार, पक्षवत और शाखित होते हैं। वायुपरागित पौधों में मक्का, चावल, गेहूं, बांस, घास, गन्ना, ताड़ आदि प्रमुख है।
अगला प्रश्न है, लघु युग्मक जनन के बारे में लिखिए। उत्तर, परागन से पूर्ण विकसित नर युग्मकोविद बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर लघु युग्मक जनन कहते हैं। लघु बीजाणु या परागकण का केंद्रक या तो परागकोश में ही या फिर परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद विभाजित होने लगता है। परागकण के केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। परागकण के केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका एवं छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, परागन से आप क्या समझते हैं? परागन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। अगला प्रश्न है, स्वपरागन के दो लाभ तथा दो हानियां लिखें। उत्तर, परपरागन के दो लाभ तथा दो हानियां लिखें। उत्तर, परपरागन के दो लाभ, पहला, इस विधि में दो भिन्न वंशानुक्रम लक्षणों का मेल होता है। दो भिन्न वंशानुक्रम लक्षणों का मेल होता है। इससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है। दूसरा, परपरागन के माध्यम से पौधों की नई किस्मों को पैदा किया जा सकता है। परपरागन की हानियां हैं। परपरागन की दो हानियां, जिसमें पहला है, परपरागन में अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि पुष्प को बाह्य साधनों पर ही परागन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, परागकण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं जिससे पौधे को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहेंगे। यह अवस्था अनावृत बीजी में ज़्यादा पाई जाती है तथा आवृत बीजी में कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता है जो कि अनावृत बीजी में ज़्यादा पाई जाती है और आवृत बीजी में कम पाई जाती है। आवृत बीजी पौधों में आम, नींबू के बीजों में सामान्यतः बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है, पहला सत बहुभ्रूणता और दूसरा असत बहुभ्रूणता। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता का क्या महत्व है? उत्तर, बहुभ्रूणता उद्यान वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक ही तरह के पौधे का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, पुत्री पौधों में मातृ पौधों के गुण विद्यमान रहते हैं। आगे हमारा अगला चैप्टर है हमारा, इसका नाम है मानव प्रजनन। इसका पहला क्वेश्चन है, जनन क्या है?
जनन क्या है और जनन के दो महत्वपूर्ण लाभ लिखें। तो उत्तर, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ति करता है, अपनी जैसी अन्य संतानों की उत्पत्ति करता और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति का अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाए रखता है। जनन के दो महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिसमें पहला है आबादी में वृद्धि। जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जीवों की आबादी में वृद्धि होती है। दूसरा है जातियों का अनुरक्षण। जनन द्वारा ही जीवों की एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करती है एवं यह प्रक्रम प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इससे जीव तो मर जाता है परंतु उसकी जाति सदैव कायम रहती है, अतः जीव जातियां विलुप्त होने से बच जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीड़ क्या है? उत्तर, मैथुन के समय शिश्न के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव निकलता है वह बीड़ है। पूरा अस्थायी द्रव, शुक्राणु द्रव एवं शुक्रयी द्रव मिलकर बीड़ बनते हैं। तो पूरा सही द्रव और शुक्राणु द्रव और शुक्राणु द्रव और शुक्रयी द्रव मिलकर बीड़ बनते हैं। बीड़ में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं, जो छनकर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे शुक्राणु जीवद्रव या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मादा जनन अंगों के कार्य लिखें। उत्तर, पहला अंड जनन, यह अंडों का निर्माण करता है। पहला है अंड जनन जो कि अंड निर्माण का कार्य करता है। दूसरा, मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना। मैथुन समय योनि के शुक्राणु द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना, दूसरा काम। और तीसरा है निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। चौथा है फिम्बड़ी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना। पांचवा है गर्भाशय निषेचित अंडाणुओं में भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। छठा है शिशु विकास के समय पोषण करना। अगला प्रश्न है, प्रसव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सगर्भता यानी गर्भ से पूर्ण समय हो जाने के पश्चात गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी को संकुचन प्रदान करती है एवं शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के साथ अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकलता है। प्रसव के साथ साथ अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निषेचन क्या है? उत्तर, शुक्राणु जो कि नर युग्मक है तथा अंडाणु मादा युग्मक का संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। नर मैथुन क्रिया के क्रम में लगभग 3 से 4 ml बीड़ मादा की योनि में स्खलित करता है, जिसमें करीब 80 से 100 मिलियन शुक्राणु विद्यमान होते हैं। 80 से 100 मिलियन शुक्राणु विद्यमान होते हैं। ये
शुक्राणु ऊपर की ओर गर्भाशय होते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं। या गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं। शुक्राणुओं की क्रियाशीलता कई कारणों पर निर्भर है, जैसे पूंछ की गति, गर्भाशय एवं अंडवाहिनी के संकुचन तथा अंडवाहिनी के श्लेष्मयी परत या म्यूकोसल लेयर के एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रकार के लसलसा तरल पदार्थ आदि। इन सभी शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु ही एक बार में अंडाणु को सफलतापूर्वक निषेचित करता है। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र क्या है? उत्तर, नाड़ी में संपूर्ण जनन वर्ष में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है एवं इस समय नाड़ी के आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यह चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। साधारणतः यह चक्र प्रतिमाह 28 दिनों तक चलता है एवं पुनः अगले दिन 28 दिन पर पुनरावृत्ति होता है। अगला प्रश्न है, एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों के नाम एवं कार्य क्या क्या है? उत्तर, सीड जिसमें केंद्रक होता है उसके ऊपरी भाग में गोल्जी काई से बना एक्रोसोम होता है, जो निषेचन के समय शुक्राणु को मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता करता है। एक्रोसोम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से शुक्राणु लाइसिन्स कहते हैं। इनमें एक हाइलुरोनिडेज है, जो पुटी कोशिका के आधार द्रव्य पर प्रभावी है। दूसरा है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को घुला देता है। तथा तीसरा है जिसे लाइसिन कहते हैं। तीसरा को क्या कहते हैं? लाइसिन, जो जोना पेलुसिडा पर अपना असर डालता है। अगला प्रश्न है, मानव वृषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वृषण पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। वृषण पुरुष का प्रमुख जनन अंग है क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग स्थित रहते हैं। यह वृषण कोश त्वचा का एक मोटा खोल देता है। जन्म लेने के पहले वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा उतर आता है एवं अपने साथ भ्रूणीय वृक्क का कुछ भाग, रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिकाओं के साथ वृषण रज्जु का निर्माण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में लिखें। उत्तर, नर जनन अंग अर्थात वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। मादा जनन अंग अर्थात अंडाशय में अंडों की बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं।
शुक्राणु एवं अंडा दोनों की उत्पत्ति आदि जनन कोशिकाओं से प्रारंभिक भ्रूणिक परिवर्धन के क्रम में एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से होती है, जो परिवर्धित होते भ्रूण के जननांगों में स्थानांतरित हो जाती है और परिवर्धन के सभी अग्रिम क्रियाओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकन चित्र बना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये होगा शीर्ष के ऊपर वाला भाग एक्रोसोम, और इसमें होता है केंद्रक, जिसको ये केंद्रक है, और इसको ये नेक वाला भाग हो गया बीच वाला। इस पूरे को हेड कहते हैं, पूरा सिर का भाग है। अब सिर के ऊपर वाला को एक्रोसोम कहते हैं। यह मिडल पार्ट हो गया, मिडल पीस, ये सब। फिर हो गया एक्सोनम, फिर पूछ से यह गति करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का नर जनन अंग का एक नामांकित चित्र बना, जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। जिसमें इसमें दिया गया है यूनिडियल ब्लैडर, और यहाँ पे जो कि है यूरेटर। यहाँ पे हो गया सेमिनल वेहिकल। यहाँ पे हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है, इसे टेस्टिस कहते हैं। और इस पे एक कवच होता है जिसको स्कोटम कहते हैं। और ये पेनिस हो गया, जिससे मैथुन की क्रिया होती है। यूट्रेटा इसी का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाएं। उत्तर इसका दिया गया है यहाँ पे, जिसमें पहला फिलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। यूट्रेटा इसको गर्भाशय कहते हैं। हाइमन, वजाइना, सब मादा जनन अंग का पार्ट है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, जिसमें बताया गया दर्शाया गया गेमिनल एपिथीलियम, ग्लोइंग ग्रेफेन फेलिकल, स्ट्रोमा, ब्लड वेसल्स, ओव्यूम, फॉलिकल एपिथीलियम, ओवम, मिच्योर ग्राफियन फेलिकल। अगला प्रश्न है, मानव शिश्न का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बना। यहाँ पे चित्र बनाया गया है, जिसमें एट्रेटी, कॉर्पोरा, कन्वेंशन, कैवेमेसिया, और यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। ये चित्र है आपका। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अंड जनन प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, अंड जनन अंडाशय में होता है। अंड जनन के प्रारंभिक चरण मादा के जन्म से पूर्व होते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा यह प्राथमिक ओसाइटस में परिवर्धित होते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन का प्रारंभिक चरण प्रारंभ होकर डायमाइनेसिस पर रुक जाता है। oocyte पुनः परिवर्धन तब प्रारंभ करता है जब लड़की लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। प्राथमिक oocyte में अत्यधिक वृद्धि के पश्चात इसका आकार बढ़ जाता है तथा यह अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कर एक बृहद द्वितीय oocyte व एक ध्रुवी काय का निर्माण करता है। मनुष्य में प्रथम ध्रुवी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। द्वितीय oocytes अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज स्तर तक पहुंच जाता है। इस अवस्था के पश्चात विभाजन रुककर शुक्राणु मिलन की प्रतीक्षा की जाती है, फिर विभाजन संपन्न होता है। शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात कोशिका चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है तथा एमपीएफ अवस्थावर्धक कारक टूटकर एपीसी एनोफेजवर्धक कॉम्प्लेक्स बनाता है। मिलन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। इसी समय द्वितीय ध्रुवीय का निर्माण भी होता है। अगला चैप्टर है हमारा मानव जनन स्वास्थ्य, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य क्या है। तो उत्तर जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। भारत में सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए जनता को उत्साहित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है जनन स्वास्थ्य के लिए किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पहला, जनन के बीच जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय करना चाहिए। दूसरा, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा, लोगों में यौन संचरित रोगों की विषय में जानकारी देना चाहिए। चौथा, किशोर आयु वर्ग के लोगों में यौन संबंध में शिक्षित करना। गर्भवती माताओं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। पांचवा, यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना स्वस्थ परिवार निर्माण में सहायक है। छठा, जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किन्हीं दो उपायों का वर्णन करें। उत्तर पहला, हार्मोनल विधियां। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला N, माला D बाजार में धड़क्के से मिल जाती है। ये खाने की टिक्कियां के रूप में होती हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। इन्हें मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन ही शुरू करना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के
अंतर के बाद जब पुनः मासिक चक्र शुरू होता है, इन्हें फिर से लिया जाता है एवं यह क्रम जब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता है। अगला, इसी में अगला है सेकंड है यांत्रिक विधियां। दूसरा विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि इस रोधक साधन द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए इस रोधक साधन कंडोम कहते हैं। यह बाजार में निरोध के नाम से भी उपलब्ध है। यह पतले रबर से बना होता है। यह संभोग के समय शिश्न पर एक आवरण का कार्य करता है जिससे वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके इस्तेमाल से एड्स से बचाव होता है। अगला प्रश्न है एमनियोसेटेसिस क्या है? एमनियोसेटेसिस क्या है? उत्तर, एमनियोसेटेसिस एक प्रयोग आनुवांशिक दोष में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उस स्थिति में करना चाहिए जिसमें यह पूर्णतः निर्धारित हो कि दोष पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है और आने वाली संतान गंभीर रूप से विकलांग होगा। एमनियोसेटेसिस अपने आप में हानिकारक नहीं है। किसी आनुवांशिक दोष में डीएनए की संरचना में दखल देने के हमारे सपने को केवल एमनियोसेटेसिस के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यौन संचरित रोगों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 यौन संचरित रोगों एवं उसके कारकों के नाम लिखें। उत्तर, जो रोग मैथुन द्वारा संचरित होता है उसे यौन संचरित रोग कहते हैं। 5 यौन संचरित रोगों एवं उनके कारक। पहला, ईस्ट जनित रोग, कैंडिडा एल्बिकिंस नामक ईस्ट के संक्रमण से होता है। इस रोग में पुरुषों के शिश्न के शिखर भाग में स्थित मुंड एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजली होती है। दूसरा, प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस द्वारा स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण योनि से स्राव होता है। तीसरा, बैक्टीरिया निषेरिया गोनोरी के कारण पुरुष की मूत्र नली तथा स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा संक्रमित होती है। इस लैंगिक रोग को गोनोरिया कहते हैं। चौथा, बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा में फुंसी लग जाती है। इस प्रकार के यौन रोग को सिफिलिस कहते हैं। अगला प्रश्न है वंध्यता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपति यदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते तो उन्हें बांझ दंपति कहते हैं। भारत में इसका दोष प्रायः स्त्रियों को ही दिया जाता है लेकिन पुरुष में भी यह दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? उत्तर, इस विधि में शुक्राणु व अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में
ही शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में किसी पात्र में की जाती है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें पत्नी दाता स्त्री के अंडाणु व पति दाता पुरुष के शुक्राणु प्रयोगशाला में लाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज को पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला चैप्टर हमारा वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीव चाहे वह मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधे हो, जनन द्वारा अपने ही जैसी जीव उत्पन्न करता है और उसमें अधिकांश गुण माता पिता के समान होते हैं। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहते हैं, और संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर के ही पौधों को अपने प्रयोगों के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधों में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, जिसके अतिरिक्त मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं और इनका जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। इसलिए पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में सिर्फ एक ही गुण को लिया। इसके साथ साथ उन्होंने अवांछित परागकणों से संभावित परपरागण को रोका। संयोग से उनके द्वारा चयनित गुण अलग अलग क्रोमोसोम पर अवस्थित थे, जिससे उनके परिणामों में व्यवधान नहीं पैदा हुए। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस एवं द्विसंकर क्रॉस में अंतर बताएं। क्या अंतर है? उत्तर, मेंडल ने मटर के पौधों में वंशागति के नियमों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग में केवल एक ही गुण के वंशागतिकी का अध्ययन किया। इस प्रकार के क्रॉस को एक संकरक क्रॉस कहते हैं। एक संकरक क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों के वंशागतिकी का अध्ययन किया। इसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। उत्तर, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी के साथ आते हैं तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी एवं नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। लंबाई के लिए मटर के पौधों में दो एलील लंबा एवं बौना होते हैं। मेंडल के प्रयोग में जब
शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के संकरण कराया गया तो प्रथम स्तनीय पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। हालांकि यह पौधा विषम युग्मनजित था और इसमें दोनों विपरीत एलील मौजूद थे। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी में केवल एक एलील जिसे प्रभावी कहते हैं दिखाई देता है, जबकि दूसरी एलील जो अप्रभावी होता है बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे बौनापन। अगला प्रश्न है हमारा अपव्यूहन के नियम का नियम क्या है? उत्तर, द्विसंकर एवं बहुसंकर क्रॉसों में जहां दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वहां उन युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है या एक युग्म विकल्पी लक्षण के जोड़ों का अपव्यूहन दूसरे से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न हमारा जीन एवं क्रोमोसोम के व्यवहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करें। एक साइड हमारा जीन और एक साइड क्रोमोसोम। तो जीन ये जोड़ों के रूप में रहते हैं, क्रोमोसोम ये जोड़ों के रूप में रहते हैं और ये जोड़े की तरह रहते हैं। जीन युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। जीन युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। क्रोमोसोम ये भी युग्मक निर्माण के समय ये भी पृथक हो जाते हैं। जिनमें तीसरा है, एक युग्मक में जीन के जोड़ों में से केवल एक ही रहता है। क्रोमोसोम किसी युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक ही आ पाता है। जीन इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, सहलग्नता या लिंकेज क्या है? सहलग्नता या लिंकेज क्या है? उत्तर, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे के बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं। ऐसी घटना को संलग्नता कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रॉस पर टिप्पणी लिखें। जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जीवों के साथ अप्रभावी लक्षण वाले जीवों को क्रॉस कराया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता। टेस्ट क्रॉस का यह डायग्राम है जिसमें लंबा पौधा और बौना पौधा को संकरित किया गया, मतलब क्रॉस करवाया गया। ये रिजल्ट है जिसमें 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे प्राप्त हुए। अगला प्रश्न हमारा, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी दे। उत्तर, कभी कभी दो पौधों को क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के नियम का अनुपालन करने लगता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। प्रयोग विधि इसे
गुलवास नामक पौधे पर प्रदर्शित किया गया था। इसका भी डायग्राम दिया गया है, जिसमें एक तरफ रेड फ्लावर और एक तरफ वाइट फ्लावर लिया गया और इसका क्रॉस करवाया गया। अगला चैप्टर हमारा वंशागति का आणविक आधार। अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, जिसका पहला क्वेश्चन है सेंट्रल या केंद्रीय डोग्मा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए